नमस्कार दोस्तों। अपने पूरे जीवन काल में इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने टाटा की कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया होगा। चाहे वो टाटा सॉल्ट का नमक हो, टाटा टी हो, अगर होटल में जाना है तो ताज होटल, एयरलाइन से सफ़र करना है तो एयर इंडिया है। अगर इवन देश के जो आम व्हीकल्स बनते हैं वो भी टाटा कंपनी ही मैन्युफैक्चर करता है। टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप कैसे बन गया जो आज इंडिया में कोई भी वस्तु खरीदो तो टाटा की ही मिलती है। इवन हम विदेश में जाए तो वहाँ पे भी टाटा फैल चुका है और आज इसके अंदर टोटल 96 कंपनियां काम कर रही है। पहले एक कंपनी से स्टार्ट हुई थी और आज 96 कंपनियां इसके अंदर जुड़ चुकी है। तो किसने इसको इतना बड़ा कंपनी बना दिया है, इस वीडियो में हम इसी को जानने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। तो गाइस, बात शुरू होती है आज से 200 साल पहले। सन 1822 में नसरवान जी टाटा का जन्म होता है गुजरात के नवसारी जिले में। 20 साल की उम्र में जब उनकी शादी हो गई थी तो उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया था कॉटन ट्रेडिंग का, और कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस उनका बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। उनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है जमशेद टाटा। वो भी बहुत ही ज़्यादा उत्साही व्यक्ति थे और उनको बिजनेस में पहले से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी, लेकिन उनको एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी खासी दी गई उनके फादर की तरफ से। जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उनके फादर ने उन्हें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया, और जमशेदजी टाटा जो थे वो अपने बिजनेस में जैसे इन्वॉल्व हुए, उन्होंने बहुत सारी कॉटन मिल्स को जो है ना एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया और नई नई कॉटन मिल खोलना चालू कर दिया और उनका ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। अभी आपको एक होटल का नाम बताता हूँ, ताज होटल। आपने जरूर नाम सुना होगा। ताज होटल की जो स्थापना की थी वो जमशेदजी टाटा ने ही तो की थी, और वो इंडिया में पहला ऐसा होटल था जिसके अंदर है ना गाइस इलेक्ट्रिसिटी भी आती थी। तो आप एक बार विचार के देखिए कि उस टाइम पे कोई व्यक्ति इतना आगे की सोच सकता है। आज ताज होटल का नाम आप सुनते हो तो आपके माइंड में आ जाता है कि लग्जीरियस होटल है, और ये लग्जीरियस पहले से ही वो लोग दे रहे हैं। तो सोचिए वो कितना आगे की सोचते थे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब जमशेदजी टाटा अपना बिजनेस संभाल रहे थे तो जब कॉटन ट्रेडिंग का उनका बिजनेस चलता था तो उनके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, और वो वर्कर्स जो थे वो काम करने में बहुत ज़्यादा आलस दिखाते थे। वो अपना काम पूरी तरह से करते नहीं थे। कभी भी किसी भी वर्कर्स की 100% है ना हाजिरी नहीं रहती थी। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा और एक बार विचार किया कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम लेके आए, जनरल प्रोविडेंट फंड, और इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम लेके आए, फैमिली डेज लेके आए। उस टाइम पे गए फैमिली डेज होना बहुत ही अच्छी बात थी। यानी कि आप अभी विचार के देखिए कि ये सब चीज़ें आज होती है, लेकिन सन 1800 के टाइम पे ये फैमिली डेज लाना, इंश्योरेंस स्कीम देना अपने मजदूरों को, ये बहुत ही बड़ी बात थी। और ये सारा खर्चा जो है वो जमशेद जी खुद अपने जेब से कर रहे थे, कोई उन्हें पैसे दे नहीं रहा था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब साल 1904 में उनका देहांत हुआ तो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए कि जो शायद शायद ही कोई छोड़ सकता था। उन्होंने अपने अंदर में टोटल 19 कंपनीज को जोड़ लिया था, यानी कि टाटा कंपनी के अंदर 19 कंपनियां काम कर रही थी और इतना बड़ा एक ग्रुप बन चुका था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सन 1904 में जो है ना अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गए, और अमेरिका है ना वो कॉटन का बहुत ही बड़ा सप्लायर था और सारे कॉटन जो खरीदता था वो ब्रिटेन खरीदता था। लेकिन सिविल वॉर के कारण अमेरिका में ये कॉटन जो सप्लाई था वो पूरी तरह से बंद हो गया। और जो इंडिया में जमशेदजी टाटा थे ऑलरेडी पहले से अपना कॉटन का बिजनेस संभाल रहे थे, तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और तुरंत उन्होंने क्या किया, जो कॉटन के रेट थे उनको डबल कर दिया, और डबल करके उन्होंने इंग्लैंड को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 4 साल के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया कि टाटा ग्रुप की जो कंपनीज थी और ज़्यादा बड़ी हो गई। लेकिन जब अमेरिका में 4 साल बाद सिविल वॉर खत्म हुआ तो उन्होंने वापस से सप्लाई चालू कर दी उसी रेट पे। तो एक बार आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कुछ सस्ता मिलेगा तो वो क्यों लेगा महंगे में। तो उन्होंने फिर से अमेरिका से सस्ता लेना स्टार्ट कर दिया और जो टाटा जी का बिजनेस था वो पूरी तरह से कॉलेप्स हो गया। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था टाटा ग्रुप के अंदर में, वो आ गए जमशेदजी टाटा के पास कि मेरे जो पैसे हो आप मेरे को रिटर्न करिए। तो जमशेदजी टाटा ने उन्हें कहा कि मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगा, बट मुझे खाली थोड़ा सा समय दीजिए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उनकी हॉनेस्टी को देखा, उनकी चीज़ों को देखा और बाद में उनको थोड़ा समय दे दिया। बट उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी कि आपको आपकी कंपनी में ही एज ए वर्कर काम करना पड़ेगा। 20 पाउंड की सैलरी गाइस उन्होंने ना उस टाइम पे उनकी निर्धारित कर दी थी कि आपको 20 पाउंड की सैलरी पे काम करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत ही शर्म की बात कही जा सकती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। पर उन्होंने उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और जितने भी इन्वेस्टर थे सबका एक एक रुपया चुका दिया। और सेम चीज़ें जो नसरवान जी टाटा थे उनमें भी हुआ करती थी। यानी कि जब एक बार उनका बिजनेस कोलैप्स हुआ था तो उन्होंने अपने घर तक को बेच दिया था पैसे चुकाने के लिए। और इन दोनों ने इस प्रकार से इन सब चीज़ों को करके अपने बिजनेस को है ना गाइस बचा लिया, और टाटा ग्रुप बच गया और आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया है। जमशेदजी टाटा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा विजनरी व्यक्ति थे। उनके बहुत सारे सपने थे, जैसे कि इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट ओपन करना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके अलावा टाटा स्टील की स्थापना करना, और भी बहुत सारी कंपनियों को खोलना चाहते थे। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में वो खाली एक ही सपना पूरा कर पाए, ताज होटल का। लेकिन उनके बाद उनके बेटे आते हैं जिनका नाम होता है दोराबजी टाटा, और वो उनके बाकी के सपनों को पूरा करते हैं। उन्होंने टाटा स्टील की स्थापना की और शुरुआत की टाटा स्टील कंपनी की। और 1910 के समय में वर्ल्ड वॉर 1 भी स्टार्ट हो गया। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको बहुत ही ज़्यादा टैंक्स की ज़रूरत थी, हथियार की ज़रूरत थी।
तो ये सारा सप्लाई जो है वो टाटा स्टील करता है। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ब्रिटिश एम्पायर का एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति होता है, वो एक स्टेटमेंट देता है कि टाटा स्टील सेव्ड अस। और इस स्टेटमेंट के बाद में जो है वो टाटा कंपनी का और ज़्यादा नाम हो जाता है, और पूरे ब्रिटेन में है ना टाटा स्टील का नाम हो जाता है, जिसके कारण से वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी बन जाती है और टाटा स्टील भी फेमस हो जाता है और टाटा कंपनी और आगे बढ़ जाती है। लेकिन 1938 में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनके बाद आते हैं उनके दूर के कजन जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा भी बहुत ही विजनरी व्यक्ति थे। फ्रांस में उनका पालन पोषण हुआ था और वो एक पायलट बनना चाहते थे। उनको है ना पायलटिंग फ्लाइंग का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन जब उन्होंने बिजनेस संभाला और इंडिया आए तो वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसको है ना फ्लाइंग का लाइसेंस मिला, यानी कि पायलट का लाइसेंस मिला, और उन्होंने स्थापना की एयर इंडिया की। यानी कि उस टाइम पे उसका नाम था टाटा एयरलाइंस, लेकिन बाद में इसे नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उन्होंने टीसीएस की भी स्थापना की गई। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि है ना डाटा एनालिटिक का काम करती है। और पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवेज के बाद में जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडिंग कंपनी है तो वो टीसीएस ही है, जिसकी स्थापना किन्होंने की थी जेआरडी टाटा ने। जेआरडी टाटा बहुत ही ज़्यादा स्वावलंबी व्यक्ति थे और आगे की सोचने वाले व्यक्ति थे। जेआरडी टाटा जब कंपनी को संभाल रहे थे तब उस समय में टाटा कंपनी के अंदर में टोटल 96 कंपनियां है ना वो जुड़ चुकी थी। और जेआरडी टाटा के बाद आया रतन टाटा, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। रतन टाटा का एक बड़ा ही फेमस चीज़ है, उन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर कर लिया था, क्योंकि जैगुआर और लैंड रोवर जो कंपनी थी वो घाटे में जा रही थी और कंपनी के जो मालिक थे उस कंपनी को बेच देना चाहते थे। तो जो कंपनी के मजदूर थे वो लोग चाहते थे कि है ना मेरे को कोई ऐसी कंपनी खरीदे जो हमारा पूरी तरह से ध्यान रख सके, और उनको खरीदने के लिए 2-4 कंपनी का नाम आया था, उसमें एक टाटा कंपनी का भी नाम था। तो सारे वर्कर्स ने टाटा कंपनी को चुना और टाटा कंपनी ने ये जैगुआर कंपनी और लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया। इसके अलावा उन्होंने लग्जरियस ब्रांड में तो डील किया ही, लेकिन उन्होंने छोटे लोगों के बारे में भी सोचा और उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया था। जब उन्होंने लॉन्च किया टाटा नैनो को तो रतन टाटा ने कहा था कि मैंने एक फैमिली को देखा था स्कूटर पे, 4 जन जो थे वो बड़े ही फंस के भीगते हुए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत करके उस तरफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि शायद मिडिल क्लास फैमिली के पास भी एक कार होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा सस्ती कार लॉन्च की 1 लाख रुपए की, और उसका मार्केटिंग इस प्रकार से किया। लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो है ना फेल हो गई, कोलैप्स हो गई पूरी तरह से, और टाटा नैनो गाइस फेल हो गई। पर टाटा नैनो के फेल होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने और अपने बिजनेस को और आगे एक्सपांड कर दिया रतन टाटा ने, और वो आज भी बहुत सारे काम कर रहे हैं और उसके अंदर 100 से ज़्यादा कंपनीज जुड़ गई है गाइस। तो रतन टाटा ने भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लिया और इंडिया में तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उन्होंने अपने बहुत सारा जो टाटा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से आधा पैसा वो लोग दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो गाइस एक बार आप विचार के देखिए कि टाटा ग्रुप कितना अच्छा है जो इंडिया के लिए है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।